Hello friends, this is Sweetie and welcome to Learning Without Burden। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ PYQ। हालांकि ये हिंदी के सीटेट के आए हुए PYQ हैं, लेकिन ये बिहार टेट, यूपी टेट सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हम पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो जो पैसेज और वो पोएम है उसे करने की ज़रूरत है। अगर उसे करने की ज़रूरत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है? भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है। तो भारत के संविधान की अनुसूची में 22 भाषा है, जिसमें से ये मिंजो नहीं है। तमिल है, हिंदी है, उर्दू है, ये नहीं है। उस 22 भाषा का आपको नाम याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि इस बार के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, जो पहले आते थे उससे काफ़ी अच्छे थे ये, ठीक है। एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहा जाता है? मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके सुन रही है, ठीक है। एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है और इतना ध्यान लगा के सुनती है कि उसको याद भी रह जाता है। अगले दिन दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए वह उसके मुख्य बिंदु को लिखती है। तो इस तरह के श्रवण को क्या कहते हैं? इस तरह के श्रवण को कहते हैं गहन श्रवण, ठीक है, गहन श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? मतलब पहला जो तरीका अपना रही है दूसरी को उसी तरीके से ढूंढना है। एक अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा, ठीक है। 2 शिक्षार्थी हैं। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले। वो क्या सोच के पहेली का हल निकाल रही है और उसको वो बोल के निकाले। और दूसरे को कहा कि उसको भी उसी तरीके से हल ढूंढना है जिस तरीके से कि वो पहली वाली बोल कर उसका निकाल रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इस गतिविधि को कहा जाएगा सोच कर लिखा गया संलेख, थिंक अलाइड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उसमें प्रत्येक 5वें जो क्रिया शब्द है को हटा देती है और विद्यार्थियों द्वारा इस गद्य खंड में से हटाए गए शब्दों को भरने के लिए एक आकलन कार्य तैयार करती है। इस प्रकार के आकलन, ये जो है ना, जो कोई एक पैसेज दिया होता है और उसमें बीच बीच का एक वर्ड जो है मिसिंग रहता है, उसको फिल करना रहता है। तो इसको ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में आता है। तो इसको क्लोज टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई लाइन दिया है, बीच में एक वर्ड नहीं है, फिर लाइन है, बीच में एक वर्ड मिसिंग है, बीच में एक वर्ड मिसिंग है, तो इसको फिल करना रहता है। तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं? इस टेस्ट को कहते हैं क्लोज टेस्ट। ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है क्लोज टेस्ट। आप लोगों ने कभी कभी इंग्लिश में ये क्लोज टेस्ट बनाया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही है क्लोज टेस्ट। इस बार हर क्वेश्चन दो बार रिपीट है। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? जो भी सामग्री अध्यापक यूज में ला रहा है उसको वास्तविक वस्तुएं कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी मतलब ऐसा सामान जो रियल है उसको वो यूज में ला रही है पढ़ाने के यूज में, तो उसको रिलिया या वास्तविक वस्तुएं कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट को रिलिया या वास्तविक।
आप हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी करेंगे तो जो हिंदी का पेडागोजी है सेम वैसा ही इंग्लिश का भी पेडागोजी होता है, लगभग 90%, थोड़ा बहुत ही होता है। जैसे ये क्लोज टेस्ट, ये आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, ये रिलिया, ये आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो लगभग दोनों का बहुत हद तक मिलता जुलता ही होता है, हिंदी का पेडागोजी और इंग्लिश का पेडागोजी। ठीक है। व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? नियम बताना और शिक्षार्थियों को नियम याद करने के लिए कहना। नियम याद करने के लिए कहना किसी भी पेडागोजी के लिए सही नहीं होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो। याद करने के लिए जहां आप कह देंगे वो गलत हो जाएगा। वाक्यों में नियम संरचित कर जितना अधिक संभव हो सके अभ्यास करवाना, ये भी उतना बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर इससे बेटर ऑप्शन होगा हमारे पास तो वही होगा, जितना अधिक होगा अभ्यास करवाना। अभ्यास करवाना बाद की बात है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ खोजते हैं जिसमें स्टूडेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। अब तो हम लोग ऐसा ही एक्टिविटी खोजते हैं ना जिसमें कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना। यही वही ऑप्शन सही होता है जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव होता है। शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना, फिर विस्तृत व्याख्या करना, फिर गतिविधि करवाना। देखते हैं अगर इससे बेस्ट ऑप्शन बेटर मिला तो ठीक है, नहीं तो ये भी हो सकता है। ये भी तो ये सही है, पहले नियम बताया, फिर व्याख्या किया, फिर एक्टिविटी कराया। सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो खुद ऑप्शन तक पहुंच पा रहा है। खुद पहले क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और पेडागोजी में वही ऑप्शन बेस्ट होता है जिसमें बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। अगर ये पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होता। 90% तक ये सही है क्योंकि इसमें नियम बताना, विस्तृत व्याख्या करना, यहाँ तक उतना सही चीज नहीं है, लेकिन गतिविधि करवा रहा है इसलिए ये सही है। गतिविधि करवा रहा है तो ये सही है, लेकिन खुद स्टूडेंट को ही अवसर दे रहा है खोजने का, नियम प्रस्तुत कर दिया और उसी को पहचानने कर रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है जिसमें स्टूडेंट खुद ही पहुंचे, मतलब कि उसके कंक्लूजन तक, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व है और वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। लिंग 2 किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन में कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु स्वयं से उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। इन शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं निष्क्रिय शब्द संपदा। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव उसके माइंड में वो एक्टिव नहीं है हमेशा, इसीलिए वो उसको यूज नहीं कर पाता। आप खुद जब बोलते होंगे तो देखते होंगे ऐसा वर्ड अगर आपके सामने आ जाए जो अक्सर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उस शब्द को बोलने में आप मतलब हमेशा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही वर्ड जिसको कि आप अच्छे से मतलब अगर आ जाता है पढ़, जब आप किताब को लेके पढ़ रहे हैं तो वो शब्द आपके सामने आ गया तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अक्सर आप उसका यूज नहीं करते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा है। जो वर्ड आप अक्सर नहीं बोलते वो अगर आपके सामने अचानक आ जाए तो आप पहचान तो लेंगे लेकिन हमेशा बोल नहीं पाएंगे। तो इसी को कहते हैं निष्क्रिय शब्द संपदा। ठीक है। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के श्रवण को कहते हैं विस्तृत श्रवण, क्योंकि वो डिटेल में पहले सुना और उसको फिर याद रख के उसको शेयर भी किया, तो ये विस्तृत श्रवण हो गया। ठीक है। नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? कक्षा 8 को कुछ कार्य दिया गया है, इसको किस तरह का लेखन कहेंगे? जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है। इस तरह से ये सब पे लिखने के लिए कहा गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इस तरह के लेखन कार्य को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे तर्क मूलक लेखन।
क्योंकि जब चर्चा करेगा जोड़ों में बैठ के और मुख्य बिंदु को लिखेगा, फिर पक्ष विपक्ष में तर्क दे के लिखेगा, तो ये तर्क दे करके जब लिखेगा तो इसको तर्क मूलक लेखन कहते हैं। भाषा के बारे में कौन सा सही है? एक बोली में अनेक भाषाएं एक बोली में अनेक भाषाएं नहीं होती, एक भाषा में अनेक बोली होती है। जैसे हिंदी एक भाषा है तो उसमें बहुत सारी बोली हो सकती है, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही। भाषा के लिए एक लिपि का होना अनिवार्य है, तभी वह भाषा। एक लिपि का अनिवार्य नहीं है, क्योंकि एक हमारी लिपि है देवनागरी, जिसमें कि जो हिंदी भाषा के लिए भी यूज होता है और संस्कृत भाषा के लिए भी यूज होता है। जरूरी नहीं है कि हर भाषा का अपना एक स्पेशल लिपि हो, ठीक है। देवनागरी लिपि हिंदी के लिए भी यूज करते हैं और देवनागरी लिपि संस्कृत के लिए भी यूज करते हैं, तो एक लिपि होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का भी होना जरूरी नहीं है। भाषा तो कहीं भी बोल सकते हैं आप, दिल्ली में भी हिंदी बोल सकते हैं, बिहार में भी, यूपी में भी। एक क्षेत्र विशेष का होना जरूरी नहीं है। एक भाषा में कई बोलियां होती है, ये इसका सही आंसर है। एक भाषा में कई बोलियां होती है, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रामाणिक नहीं है? कौन सी सामग्री प्रामाणिक नहीं है? समाचार पत्र का कोई लेख, किसी पत्रिका का कार्टून, एक खिलौना, अध्यापक द्वारा पाठ्य सामग्री। क्या होगा इसका आंसर? प्रामाणिक नहीं है। समाचार पत्र में जो भी लेख है वो तो प्रामाणिक ही होगा। पत्रिका का कार्टून है एक, तो इसका आंसर होगा अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। मतलब जो अध्यापक कल्पना करके दे रहा है वो प्रामाणिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? तो ये होगा बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। कक्षा 8 की एक अध्यापक विद्यार्थियों के 5-5 समूह बनाती है और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य खत्म हो गया। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का पेडागोजी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय।